नमः छात्र। करनी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के भाग में हमने संधि के दो भेदों का अध्ययन किया, जिसमें संधि का प्रथम भेद स्वर संधि, स्वर संधि के हमने 7 भेदों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि, उस व्यंजन संधि में भी हमने 7 भेदों का अध्ययन किया। तो अभी तक हम संधि के 2 भाग स्वर संधि एवं व्यंजन संधि का अध्ययन अभी तक हम कर चुके हैं। आज हम संधि के तीसरे भेद अर्थात संधि का अंतिम भेद विसर्ग संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं विसर्ग संधि। तो प्रश्न बनता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि कह कथ्यते। क्या परिभाषा है विसर्ग संधि की? यदि विसर्ग से परे यानी यदा विसर्ग से परे स्वर अथवा व्यंजन यानी विसर्ग से परे स्वर व्यंजनम व आयाति तदा विसर्ग संधि ही भवति। अर्थात विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो किसमें होगा? विसर्ग संधि में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा विसर्ग के। जैसे विसर्ग है, विसर्ग से परे कोई भी स्वर या व्यंजन है, तो इनमें जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा? विसर्ग में। बदलाव आएगा, जो विकार होगा विसर्ग में। और विसर्ग में परिवर्तन होने के कारण संधि का भी क्या नाम रखा गया? विसर्ग संधि। होना क्या चाहिए? विसर्ग से परे कोई भी स्वर और कोई भी व्यंजन हो, बस वर्ण होना चाहिए, और जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग में होगा। इसलिए संधि का नाम विसर्ग में परिवर्तन होने के कारण विसर्ग संधि रखा गया है। तो अब हम विसर्ग संधि के भेद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला भेद है सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। क्या सूत्र है छात्रों? विसर्जनीयस्य सह। ये सूत्र ये कहता है, यदि विसर्ग हो, अब ये विसर्ग है, इसको हम क्या कहते हैं? जो 2 बिंदी होती है उसको हम कहते हैं विसर्ग। ये वर्ण के बाद में आता है। कोई भी, जैसे मैंने लिखा राम और उसके आगे विसर्ग लगाओगे तो क्या उच्चारण होगा? रामः। आधे ह की ध्वनि का उच्चारण इसका होता है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? आधे ह की ध्वनि। जो ह का उच्चारण है वो आधे ह की ध्वनि का जो उच्चारण होता है वही विसर्ग का होता है। जैसे रामः, रामः। तो विसर्ग से परे खर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? स। और स आदेश होने के कारण संधि का क्या नाम रखा गया? सत्व संधि। स यानी सत्व आदेश होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? सत्व संधि। अब इसमें एक प्रत्यार आया है खर। खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि संस्कृत के अंदर 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तो ये स्वयं हो गया, और दूसरा ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। यदि ये वर्ण हो और उसके बाद श, श, स ये भी हो, इनमें से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? स। अर्थात विसर्ग से परे खर आने पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो ये सूत्र का अर्थ बता दिया, लेकिन सामान्य तौर पे समझना होगा कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग से परे क्या हो? श या च, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? श आदेश। यदि, जबकि ये श और च किस में आ रहे हैं? खर में आ रहे हैं। खर के आने पे स होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा? श। यदि विसर्ग हो और विसर्ग से परे क्या हो? ट या श, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? मूर्धन्य श। ट और श किस में आ रहे हैं? खर में आ रहे हैं, क्योंकि श भी है और वर्ग का पहला वर्ण है ट, इसलिए। तो क्या होना चाहिए? स, दंत्य स, लेकिन क्या आएगा? मूर्धन्य।
और तीसरा है यदि विसर्ग हो और विसर्ग से परे स या त हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? स आदेश होगा। तो इस तीन चीजों को आप भली भांति थोड़ा समझ लें, इसको समझने का प्रयास करें। यदि विसर्ग से परे श या च हो तो विसर्ग के स्थान पे श। अब देखो ये श और च दोनों तालव्य है तो वर्ण भी तालव्य आएगा। यदि विसर्ग से परे श और ट हो तो विसर्ग के स्थान पे श आएगा, क्योंकि दोनों ही वर्ण क्या है? मूर्धन्य है। और यदि विसर्ग से परे स या त हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा? स आएगा। तो ये सूत्र का अर्थ समझ के आप ऐसा नहीं कि प्रत्येक जगह आप स ही लिख लें, ये एक सूत्र की व्याख्या की गई है, जबकि पूरी व्याख्या इस प्रकार है। अब हम आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है तो आप बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी उदाहरण होगा, इसका जो वर्ण बनेगा देखो श आदेश होने वाला और च, श च, इसमें श और ट, और इसमें स और त, या फिर इसमें श और श, इसमें क्या हो जाएगा? श और इसमें स और स। तो इस प्रकार से जब वर्ण आपको दिखेंगे तो श च, तब वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग की सत्व संधि। वापस एक बार देख लेना। यदि श और श या श और च या श या श ट, स या स त, इस प्रकार के जब वर्ण आपको दिखते हैं तो आप वहां पर संधि कौन सी करोगे? सत्व संधि। प्रत्येक उदाहरण में आपको ये जो वर्ण आप दिख रहे हैं यही वर्ण आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो विष्णु स्त्राता, स के बाद क्या है? त है स के बाद त। और जहां पर ये जो आधे वर्ण है ये स, इन वर्णों के स्थान पर ही विसर्ग संधि विच्छेद में होगा, क्योंकि जो परिवर्तन होने वाला है वो किसके स्थान पे हो रहा है? आदेश विसर्ग के स्थान पे आ रहा है। तो संधि विच्छेद में हम क्या लिखेंगे? संधि विच्छेद में विसर्ग। तो विष्णु के बाद ये स है, यहां पर संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा? विष्णु हूं धन त्राता। कुछ नहीं, ये जो वर्ण आ रहा है स, श, मूर्धन्य श, यहां पर हम विच्छेद करते समय क्या करेंगे? विसर्ग का प्रयोग करेंगे, संधि विच्छेद में विसर्ग। देखो दूसरा उदाहरण है इतस्ततः। तो इसमें भी इत के बाद स है और त है, स और त है, तो यहां पर क्या करेंगे? विसर्ग। तो हो जाएगा इतः धन ततः, इतः धन ततः। विसर्ग है, विसर्ग से परे क्या है? त है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? स। ये देखिए, यदि विसर्ग हो, विसर्ग से परे त हो तो विसर्ग के स्थान पे स। यदि विसर्ग और उससे परे ट हो या श हो तो श। यदि विसर्ग से परे च या श हो तो श। बस ये ध्यान रखना है हमें। तो अब देखो नेक्स्ट उदाहरण है रामश्च। श और च है। यदि मैंने कहा श और च हो तो वो सत्व संधि का उदाहरण बनता है। दोनों में से जो व्यंजन वर्ण है वहीं से विच्छेद होगा। दोनों में से व्यंजन वर्ण कौन सा है? श। और श किसके स्थान पे आएगा? विसर्ग के स्थान पे। तो यहाँ हो जाएगा रामः, रामः धन च। कैसे हुआ विच्छेद? कि जहां पर ये जो आधा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, वहां पर हम क्या लगाएंगे? विसर्ग। किसमें? जब संधि विच्छेद करेंगे तब। तो रामः और च। अब देखो ये विसर्ग है, विसर्ग से परे क्या है? च है, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? तालव्य श, क्योंकि परे क्या है? च है, तो रामश च। नेक्स्ट है धनुष टंकार। धनुष टंकार, श और ट है, श और ट खर में आते हैं, तो विसर्ग किस में होगा? संधि विच्छेद करते समय श में, यानी व्यंजन वर्ण में। तो हो जाएगा धनु धन टंकार। तो विसर्ग से परे ट हो, मैंने बताया विसर्ग से परे ट होगा तो भी क्या आएगा? विसर्ग के स्थान पे श आएगा, या श कोई भी हो, तो धनु धन टंकार। नेक्स्ट उदाहरण है निश्चित। इसमें भी देखो श और च है, व्यंजन वर्ण कौन सा है? तालव्य श है,
तो यहां पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीहि, है ना, क्या हो जाएगा, नीहि धन चित्त। विसर्ग से परे च है तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, श। भूमिस्थलम, भूमिस्थलम में भी स और त है, आधा वर्ण स है, व्यंजन वर्ण है, तो यहां पर संधि विच्छेद करते समय क्या आएगा, विसर्ग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूमि, भूमि धन तलम, क्या हो जाएगा, भूमि धन तलम। नेक्स्ट उदाहरण है नृपष्ठ। अब नृपष्ठ में भी देखो कि श के बाद श आया है, तो यहाँ पर क्या विच्छेद होगा, नृपः, नृपः धन षष्ठ, नृपः धन षष्ठ। उसी प्रकार से उन्नतरु, यहाँ पर भी स और त है, तो जहां स है व्यंजन वर्ण है वहां पर क्या करेंगे, विच्छेद, विसर्ग, तो उन्नतः धन तरु। अब साथियों विद्यार्थी ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि संधि, ये संधि पद है और ये संधि विच्छेद पद, इधर संधि विच्छेद पद में से कोई दे दे और आपको कहीं संधि कीजिए, तो बस ये जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं ये वाला, रामः धन च, बस ये ध्यान रखना इस विसर्ग के स्थान पे आपको लिखना क्या है। तो विसर्ग संधि में हमें ये ध्यान रखना है कि विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तो विसर्ग परिवर्तित होगा बाद वाले वर्ण को देखकर, बाद में क्या है, च है, बस इतना ध्यान रखना, जहां बाद में च होगा तो ये जो विसर्ग है वो किस में आएगा, आदेश में, बस ये। तो अब यहाँ पर विसर्ग न लिख के क्या लिखेंगे, आधा श, तो रा म आधा श और च। कोई भी उदाहरण देख लो, बाद में यदि च है, बाद में यदि त है, बाद में यदि ट है, यदि श है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में, बाद में यदि त है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, बाद में यदि ट है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। बस ये ही आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं संधि, विसर्ग संधि का दूसरा भेद जिसका नाम है उत्व संधि। उत्व संधि क्या है, सूत्र उत्व संधि का, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते वह, सूत्र क्या कहता है, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते वह। ये सूत्र ये कहता है कि अप्लुत अ हो। अभी अप्लुत अ से क्या तात्पर्य, हमने वर्णमाला जब वर्ण पढ़े थे उस टाइम कहा था कि वर्ण यानी स्वर के 3 भेद थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो एक ही वर्ण के 3 भाग होते थे, जैसे अ था वो ह्रस्व था, आ था वो प्लुत था, दीर्घ था, और ये प्लुत का चिन्ह था, ये होता तो प्लुत। तो ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, अप्लुत अ। यदि अप्लुत अ हो, उसके परे रू हो और उसके बाद अत हो, तो रू किस में परिवर्तित होगा, उ में, और उ में परिवर्तित होने के कारण संधि का क्या नाम रखा गया, उत्व संधि। उ आ रहा है इसलिए संधि का क्या नाम रख दिया, उत्व संधि। इसकी व्याख्या है सूत्र की, अर्थात अप्लुत अ से परे रू के स्थान पर उ आदेश होता है अत परे रहने पर। अब आपको इसमें थोड़ा समझना है कि जो ये रू के स्थान पर उ आया और यहां पहले क्या था, अ था, तो अब यहां पर अ के बाद अब रू न रहकर क्या हो गया, उ हो गया, तो अ के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, उ। अब आपको याद हो तो हमने एक संधि पढ़ी थी, स्वर संधि का दूसरा भेद पढ़ा था जिसका नाम था गुण संधि। वहां हमने ये अध्ययन किया था कि यदि अ के बाद उ आए, यदि अ के बाद उ आता है तो दोनों के स्थान पर एक आदेश गुण आदेश हो रहा था, क्या हो रहा था, ओ। क्या आदेश हो रहा था, ओ गुण आदेश। तो अब यहां पर अब ये आदेश तो उ हो रहा है, संधि का नाम उत्व है, लेकिन अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ओ। तो आपको शब्द में ओ ही नजर आएगा, उ नजर नहीं आने वाला है। तो इस सूत्र का अर्थ सिर्फ उ तक है, लेकिन आगे आपको ये ध्यान में रखना है कि अ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ओ ही आपको शब्द में दिखने वाला है, अब उ शब्द में नहीं दिखेगा। जैसे शिवो अर्ची, उदाहरण हम लेते हैं, तो उदाहरण क्या है, शिवो अर्ची। अब शिवो अर्ची में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है,
आगे क्या है, अवग्रह है। तो इसकी पहचान ये हो गई कि अवग्रह हो और अवग्रह से पहले ओ हो, ये अ है यानी अवग्रह है, इससे पहले ओ हो तो वो कौन सी संधि होती है, उत्व। और उत्व संधि में नियम ये कि जहां ओ होगा वहां संधि विच्छेद हम क्या करेंगे, र लिखेंगे। संधि विच्छेद करते समय वहां हम क्या लिखेंगे, र लिखेंगे। तो शिवो, ओ हटा दो तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, र। तो ओ हटा तो क्या बन गया, शिवर। और ये अ है, अवग्रह है, इसको हम अ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्चे। तो शिवर धन अर्चे। नेक्स्ट उदाहरण है बालो अत्र। तो बालो अवग्रह है और अवग्रह से पहले ओ है, तो पहचान क्या हो गई, यदि अवग्रह हो और अवग्रह से पहले यदि ओ हो तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होता है, उत्व संधि का। तो ओ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, र, क्योंकि रुत्व हो रहा है। और र किस में परिवर्तित होगा, उ में। अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ। तो बालर धन अत्र। अब मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूं तो आप समझना कि ये जो शिवर और अर्चे था, ये किस प्रकार से शिवो बना। तो देखो ये र है, र से पहले क्या है, अ, व के अंदर अ है, अ के बाद र है और र के बाद क्या, अ है। अब यहाँ पर जो रू था, अब ये जो रू होता है ना, इस रू के अंदर जो उ अनुबंध है उसका लोप होने पे शेष क्या रहता है, र ही रहता है। तो हमें यही समझना है कि अ से परे क्या है, र है। रू है लेकिन ये उ अनुबंध है, अनुबंध का लोप होता हमेशा, गायब हो जाते हैं। तो यहाँ र ही शेष रहेगा। तो यहाँ पर र है तो र के स्थान पे उ। तो यहाँ पर देखो व में अ, आगे र और आगे क्या है, अ किस में आता है, अत में। अ मतलब अत मतलब अ। तो इस र के स्थान पे मैंने क्या किया, उ। तो क्या बना शब्द, देखो शी व उ और अर्चे। क्या हुआ, अर्चे। व के अ और उ को मिला तो क्या बन गया, ओ। क्या बन गया, ओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शिवो। कैसे वो समझ में आ गया, व का अ आगे उ है, अ और उ मिले के क्या बनेगा, ओ। तो शिवो। और जो अ है वो अवग्रह में लिखेंगे तो हो जाएगा अर्चे। अवग्रह के ऊपर लाइन नहीं आती है, बस ये ध्यान रखना, अवग्रह के ऊपर लाइन नहीं है। तो शिवो अर्चे, इस प्रकार से इसका यह विच्छेद हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है सूतो अधुना। तो पहचान समझ में आ गई, अवग्रह से पहले ओ हो तो वो उत्व संधि, और उत्व संधि का जब विच्छेद होगा तो जो ओ होगा वहां पर हम क्या लिख लेंगे, र। बहुत आसान है। तो हो जाएगा सूतर धन अधुना। त में अ था, र में उ बन गया, अ और उ मिलके ओ हो गया तो बन गया सूतो। और अवग्रह में इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा सूतो अधुना। नेक्स्ट उदाहरण है कुतो अत्र। क्या उदाहरण है, कुतो अत्र। तो अवग्रह से पहले त है और त में क्या है, ओ है। तो क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पे र। तो क्या हो जाएगा, कुत्तर धन अत्र। रामो अस्मि। तो अ से पहले ओ तो हो जाएगा रामर अस्मि। शांतो अनल, तो शांतर अनल। छात्रो अयम, तो छात्र अयम। शुद्धोअम, सुधर अहम, सुधर अहम। अब छात्रों ये ध्यान रखना है, थोड़ा इसको हम विस्तृत दृष्टि से यदि देखें, यदि हम समझें तो हमें ये देखना है कि हमने जब शुरुआत की तो कहा कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा। अब आप कहोगे कि इसमें तो विसर्ग आया ही नहीं कहीं, तो इसका मैं समाधान कर देता हूं कि इस सूत्र को यदि मैं और दृष्टि से देखूं और इसकी और व्याख्या करने का प्रयास करूं तो अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र यह कहता है, यदि अ हो, अ के परे विसर्ग हो और विसर्ग से परे अ हो। समझ में आ रहा है, यदि अ हो, विसर्ग हो, विसर्ग से परे क्या हो, अ, तो ये विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा, उ में। किस में परिवर्तित होगा, उ में।
और अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ। क्या बन जाएगा, ओ। ये तो होगा। तो अब यहां पर उ आदेश होगा, इसलिए संधि का नाम भी उतु है। अब जो परवर्ती जो अ है, परवर्ती अ किस में बदल जाएगा, अवग्रह में। इसको हम क्या कहते हैं, अवग्रह। जब संधि पद बनाएंगे तो अ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवग्रह। तो अब पहचान ये होगी, आपके समझ में आ गई कि अ अवग्रह और उससे पहले क्या हो, ओ हो, तो संधि कौन सी होगी, उत्व। और विच्छेद करते समय अवग्रह के स्थान पे क्या लिख लेंगे, अ, और ओ के स्थान पे क्या लिख लेंगे, विसर्ग। बस ये ही इस सूत्र का मुख्य रूप से अर्थ था। आम परिभाषा में देखें तो ये था, लेकिन अब ये समझना है आपको, समझना ये है कि ये जो शिवर अर्च्य था, इसका यदि मैं शुरू से यदि विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद क्या हो रहा था, शिवः धन अर्च्य, शिवः अर्च्य। अब शिव अर्च्य में क्या था कि विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ, स में। किस में परिवर्तित हुआ, स में। विसर्ग स में परिवर्तित होता है, तो क्या बना शब्द, शिव स और अर्ची। अब स एक सूत्र आता है, स सजुसो रू। सूत्र क्या आता है, स सजुसो रू कहता है कि सकार है वो किस में परिवर्तित होगा, रू में। किस में परिवर्तित, रू में। और रू में शेष क्या रहता है, र। रू में शेष क्या रहता है, र। अब क्या बनेगा, शिव और र और अर्ची। अब देखो यही पद ये वाला है, यानी इस शिवर से पहले इस प्रकार का कार्य और चलता है, जो बहुत हाई लेवल की क्लासों में हम इसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं। फिर भी आप तक ये समझ आनी चाहिए कि विसर्ग है ही नहीं और विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग था, विसर्ग स में परिवर्तित होता है, स रू में परिवर्तित होता है, और रू में र शेष रहते हैं, और र अपने आप में उ में परिवर्तित होता है। अ और उ मिलके क्या बन जाता है, ओ। और आगे जो अ था वो किस में बदल गया, अवग्रह में, तो शब्द बन गया शिवो अर्ची। ये इसका एक पूरा संधि का प्रोसेस होता है। तो हमने उत्व संधि पढ़ी, और उत्व संधि का ये पहला सूत्र था। यानी उत्व संधि के दो सूत्र आते हैं, अलग अलग भेदों से इसका उत्व संधि बनती है। तो ये पहला सूत्र। अब हम उत्व संधि का अगला उदाहरण देख रहे हैं, यानी दूसरा सूत्र जिसका नाम है हसी च। ये भी उत्व संधि है, ये भी उत्व संधि। ये सूत्र ये कहता है, यदि अप्लुत अ हो, उसके बाद रू हो, और रू के बाद हर्ष हो। हमने पूर्व में सूत्र में पढ़ा था अत होना चाहिए, और यहां क्या कह रहा है, हर्ष हो। तो रू के स्थान पे उ, और अ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ। बस, तो शब्द में ओ ही दिखेगा आपको। अब ओ के बाद अवग्रह नहीं दिखेगा, क्योंकि हर्ष के वर्ण आ रहे हैं, है ना। तो अब इसका मैं यदि सही दृष्टि से देखूं तो इसमें भी क्या था, अ था, अ के बाद विसर्ग था, और विसर्ग के बाद क्या था, हर्ष था। ये तो सूत्र का अर्थ हो गए। आम भाषा में देखें तो विसर्ग से परे अ हो और विसर्ग से परे क्या हो, हर्ष हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होता है, उ में। अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ। तो सीधा हम ओ ही देखेंगे। तो ये था हसी च सूत्र का अर्थ। तो इसमें हर्ष एक प्रत्यार है। हर्ष प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हय वरल, ये वर्ण हर्ष में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य, यानी इस रू के बाद वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा या ह या वरल हो, तो रू किस में परिवर्तित होगा, र में, और र किस में परिवर्तित हो जाएगा, उ में। यानी अप्लुत अ से परे रू, और रू के स्थान पर उ आदेश होता है, हर्ष के परे रहते। अब हम उदाहरण ले रहे हैं शिवो वंदे। वहां पर हमने पूर्व सूत्र में देखा था कि ओ के बाद अवग्रह था, अब यहां पर ओ के बाद अवग्रह नहीं आएगा, तो शिवो वंद्य। तो अब ओ किसके स्थान पे आ रहा था, रू के, और रू से पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि विसर्ग था, और विसर्ग किस में बदल रहा था, स में। यहां मैंने देखा शिवस लिखा है, लिखा है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है
कि विसर्ग और विसर्ग के स्थान पे हर्ष। तो मैं आपको एक वापस बता देता हूं थोड़ा सा और, कि होता क्या था कि विसर्ग और विसर्ग किस में परिवर्तित होता था? स में। और स किस में परिवर्तित होता था? रू में। और रू में शेष क्या रहता था? र। तो र। और र किस में परिवर्तित होता था? उ में। अ और उ मिलके क्या बनता था? ओ। ये इसका एक पूरा प्रोसेस था। तो यदि मैं विसर्ग लिखूं तो भी सही है, यदि मैं स लिखूं तो भी सही है, यदि मैं रू लिखूं तो भी सही है, और र लिखूं तो भी सही है। उसके बाद उ में वो परिवर्तित होता है। तो जैसे मैंने लिखा शिवो वंद्ये, यदि इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो मुख्य रूप से तो हो रहा है शिवः धन वंद्ये, शिवः वंद्ये। अब ये विसर्ग किस में बदलेगा? स में। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? शिवस। क्या हो जाएगा? शिवस धन वंद्ये। अब ये सूत्र ये कहता है कि स है, स किस में परिवर्तित होता है? रू में। और रू में शेष क्या रहता है? र। तो क्या पद बन जाएगा? शिवर धन वंद्ये। अब र है, रू था, रू में र शेष रहता है, और रू के बाद क्या है? व। और व किस में आता है? वह किस में आता है? हर्ष में। ये देखो, वह किस में आ रहा है? हर्ष में। तो सूत्र है अ है, रू यानी र है, और हर्ष है। तो र के स्थान पे क्या होगा? उ। रू के स्थान पे क्या होगा? यानी र के स्थान पे उ, यानी र किस में बदलेगा? उ में। वापस मिलो, शी व और उ और वंदी। अ और उ मिलके क्या बन जाएगा? ओ। तो क्या बन जाएगा? शिवो और वंदी। इस प्रकार से एक पद का विच्छेद होता है। तो ये प्रोसेस पहले हो जाता है, इसलिए चीज आप तक नहीं पहुंचे जा रही हैं। तो सीधा यहीं से लिखा शिवस धन वंदी। तो शिवस स किस में बदला? रू में। रू का र हुआ, र का उ हुआ, उ अ और उ मिलके क्या बन गया? ओ। तो पद बन गया शिवो वंद्ये। इस प्रकार से ये विच्छेद होता है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मुख्य रूप से जो विच्छेद क्या होता है? विसर्ग ही होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है बालो हसति। बालो हसति। तो ओ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में। तो हो जाएगा बालस हसति। हर प्रत्येक जगह जहां ओ है वहां पर स आ जाएगा। सूर्यो सूर्यस भाति। को बाला, ओ है किस में हो जाएगा? स में। कस बाला। नरो गच्छति, नरस गच्छति। नृपो दास्यति, नृपस दास्यति। बुद्धो लिखति, बुद्धस लिखति। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो ये स आपको दिखता है वो स किस में परिवर्तित होता है? रू में परिवर्तित होता है। और रू के स्थान पर क्या आदेश होता है? उ आदेश होता है। और अ और उ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी उदाहरण किस संधि के हैं? उत्व संधि के उदाहरण हैं। उत्व संधि के हमने दो सूत्र पढ़े, अतोर अप्लुताद अप्लुतिवा, और दूसरा हसी च। तो इस प्रकार से अभी तक हमने व्यंजन संधि के कुल दो भेदों का अध्ययन किया। एक था सत्व संधि और दूसरी थी उत्व संधि। तो आप इसको भले ही बातें आपने समझा, इसको सीखा। बस इस उत्व संधि में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस प्रकार से विसर्ग का स में परिवर्तित होता है, और स रू में, और रू का उ होता है, ऊ का ओ बनता है। ये एक अलग संधि का प्रोसेस है जिसकी वजह से परिवर्तन होता रहता है। तो अप्लुत अ के बाद रू और हर्ष, ये है इस हसी च सूत्र का अर्थ। और ये एक आम भाषा में समझने का तरीका कि विसर्ग से परे पहले अ, विसर्ग से परे हर्ष हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित होता है? उ में परिवर्तित होता है। और उ में परिवर्तित होने के कारण संधि का नाम क्या रखा गया? उत्व। और अ और उ मिलकर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये एक समझने का तरीका, जबकि सूत्र का अर्थ यही है। सूत्र यही कहता है। और इस सूत्र के आधार पर यदि मैं उदाहरण की व्याख्या करूं, जैसे मैंने लिखा शिवो वंद्ये, या मैंने एक उदाहरण लिखा मनोहर,
मनोहर। अब इसमें भी देखो ओ है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मनस धन हर, ये भी है। और यदि मैं इसका संधि विच्छेद मनस धन हर न करके ये करूं कि मनह धन हर, तो भी सही है। मनस धन हर भी सही है, मनह धन हर भी इसका संधि विच्छेद सही है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका संधि विच्छेद होता है वो विसर्ग होता है, क्योंकि हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो मनह धन हर, और विसर्ग किस में बदलता है? स में, और स किस में बदलता है? रू में। तो इसको मैं वापस यदि करूं तो ये मन स धन हर, मन रू धन हर, रू यानी र, फिर र किस में हो जाएगा? ऊ में, और ऊ किस में हो जाएगा? ओ, तो हो जाएगा मनो और हर। रू का मतलब र, हलन। तो ये तीन तरीके से मना धन हर, मनस धन हर और मना र हर, ये भी तीनों ही अपने आप में पूर्ण है, तीनों ही अपनी जगह पर सही है। बस अलग अलग दृष्टि से देखने के तरीके हैं। यदि मनः धन हर लिखते हैं संधि विच्छेद तो भी सही है, मनस धन हर लिखते हैं तो भी सही है, और मन र हलंत तो लिखते हैं तो भी सही है, और सबका मिलाकर एक ही पद बनता है, वो पद होता है मनोहर। तो इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के दो भेदों का आज अध्ययन किया, जिसका नाम था सत्व संधि और उत्व संधि। और इस प्रकार से हमारी जो संधि है वो प्रकरण पूरा होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक संधि के जितने भी भागों का हमने अध्ययन किया वो आपको आराम से भली भांति समझ में आ गए होंगे, आपने भली भांति उसका अध्ययन किया। यदि उस समझने के दौरान या इसको देखने के दौरान आपके किसी भी उदाहरण में, किसी भी सूत्र में, किसी भी व्याख्या में यदि कोई परेशानी आ रही है या कोई शंका है तो उसको आप मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं उस समस्या का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस संधि के भागों का आपने अध्ययन किया और समझ में आए हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। Continent, and then that's also